हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। टारगेट आरबीआई ग्रेड बी 2023। आरबीआई में ग्रेड बी मैनेजर बनना है और फेज वन में अभी भी अगर कुछ इश्यू चल रहा है कि कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो आप हमारी इस सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन वीक में हम आपके लिए क्वांट और रीजनिंग के लेक्चर लेकर के आते हैं। तो आज बारी रीजनिंग सेक्शन की है जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप मोस्ट 150 क्वेश्चन। और ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पीवाईक्यू को एनालाइज किया पिछले 6 साल का और देखा कि कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उनको चूज किया है और आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इससे पहले 2 सेशन हो चुके हैं रीजनिंग के, क्वांट के 3 सेशन हो चुके हैं और रीजनिंग में हम सिलोगिज्म पढ़ चुके हैं, इनइक्वालिटी रैंकिंग पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कोडिंग एंड डिकोडिंग और इनपुट आउटपुट होगा। ठीक है, 3 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से भी पूछता है और इनपुट आउटपुट के भी 5 क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों के दोनों। दोनों में किस बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत है वो भी बताऊंगा, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी बताऊंगा और पीवाईक्यू भी करवाऊंगा। तो ये सारा जो कंप्लीट सेशन है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। कॉपी पेन उठाओ, मेरे साथ की साथ जो भी मैं चीज़ें बताऊं आपको उन्हें नोट करते जाइए और जब भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आए तो वीडियो पॉज करके उसे खुद से बनाइएगा। यही सबसे बेस्ट वे है इस टाइम पे अगर आप रीजनिंग सेक्शन से कट ऑफ को बहुत आराम से क्लियर करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इसी दावे के साथ कि अगर आप ये सेशंस फॉलो करेंगे तो आपकी कट ऑफ नहीं रुकेगी। आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि सेशन देखने के बाद आप अपना फीडबैक थ्रू कमेंट्स जरूर शेयर करिए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेसिक नीड फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, इन दोनों टॉपिक्स के लिए किसकी किस बेसिक नीड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 3 टाइप की चीजें आपको यहाँ पे चाहिए। एक तो प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए? क्योंकि चाहे मशीन इनपुट आउटपुट हो चाहे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो, कोडिंग डिकोडिंग के पुराने पैटर्न की बात नहीं करूंगा, न्यू पैटर्न की बात करूंगा। तो कोडिंग डिकोडिंग का चाहे नॉर्मल पुराना पैटर्न भी है, अगर चाइनीज कोडिंग को छोड़ दे तो वहां भी चीजें लॉजिक पे बेस्ड होती हैं। किस पे बेस्ड होती हैं? लॉजिक पे। तो इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग दोनों में आपको लॉजिक्स ढूंढने होते हैं, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो। वो मैं आगे सोल्व करके भी दिखाऊंगा आपको, है ना। तो उन लॉजिक्स को बनाने के लिए आपके पास इन अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू होनी चाहिए। कौन से अल्फ़ाबेट? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपने पढ़ा होगा बचपन से ए बी सी डी ई एक्स वाई जेड तक, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है। तो लेफ्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ये प्लेस वैल्यू 1 होती है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो ये सारे आपको ओरली याद होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं याद है तो भी कोई इश्यू नहीं है। आप अगले 10 से 15 मिनट में इसी सेशन में सीख जाएंगे कि इनको कैसे याद रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपोजिट लेटर। ठीक है भाई, तो 2 वर्ड यूज करता है बहुत बार, एक रिवर्स लेटर, रिवर्स, और एक अपोजिट। तो दोनों में क्या अंतर है? इसी सीरीज के अंदर जो रिवर्स लेटर होता है कि जैसे कोई कोई वर्ड है, जैसे सपोज मैं कहूँ कि एक वर्ड है एड्यूटैप। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर होगा कि ये जो फर्स्ट लेटर है राइट हैंड से, सॉरी लेफ्ट हैंड से, इसको राइट हैंड से फर्स्ट लेटर बना दो। ये जो सेकंड है इसको यहाँ सेकंड पे ले जाओ, ये यहाँ पे ले जाओ, ये यहाँ पे ले जाओ, ये यहाँ पे ले जाओ और ये यहाँ पे ले जाओ। तो इस ऑर्डर को बोलते हैं कि ये रिवर्स ऑर्डर है। ठीक है, अपोजिट लेटर का मतलब होता है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर जो लेफ्ट से फर्स्ट लेटर है और जो राइट से फर्स्ट लेटर है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर होंगे। समझ रहे हो क्या होंगे? ये एक दूसरे के अपोजिट। जैसे यहाँ बी है, यहाँ वाई है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ सी है, यहाँ एक्स है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसको बोलते हैं अपोजिट लेटर। तो ये भी पता होनी चाहिए। अभी अगले 5 से 7 मिनट में ये सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा बड़े आराम से, बस आप ध्यान रखिएगा। और आपको लॉजिक पता होने चाहिए। अब वो लॉजिक कैसे कैसे होते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। पूरा लेक्चर कंप्लीट देखना है, कहीं पे भी कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। चीजें साथ के साथ नोट करनी है और उनको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो नॉर्मली 3 टाइप की कोडिंग से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला होता है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग वो होती है जब किसी लेटर को किसी लेटर से ही कोड किया जाता है।
ठीक है, कोई लेटर है उसको किसी लेटर से कोड कर दिया, जैसे मैंने कहा कि ही का कोड है SV, तो बताओ सी का कोड क्या होगा। समझ रहे हो, यानी इसको इसके साथ कोड कर दिया कोई लॉजिक लगा करके, और यहाँ पे हमसे पूछ लिया कि सी का लॉजिक, सी का कोड क्या होगा, यानी लेटर को लेटर से कोड करना लेटर कोडिंग होता है। सेकंड होता है नंबर कोडिंग, जब क्या करता है किसी लेटर को नंबर से कोड करता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि ही का कोड है सपोज 13, ठीक है, तो बताओ कि सी का कोड क्या होगा नंबर में ही, तो उसे नंबर कोडिंग बोलते हैं। ठीक है, एक होती है मिक्स कोडिंग, जहां पे लेटर, नंबर और सिंबल सभी का यूज कर लेता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिक्स कोडिंग। अब ये दो टाइप की है, एक तो ओल्ड पैटर्न है, एक न्यू पैटर्न है। तो जो न्यू पैटर्न है वो लॉजिक पे बेस्ड है, और जो ओल्ड पैटर्न है उसको चाइनीज कोडिंग बोलते हैं, जहां पे कॉमन नंबर देख के सोल्व करना होता है। तो आज तक आरबीआई ग्रेड बी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो इसी पैटर्न से पूछे गए हैं, ओल्ड पैटर्न से। ठीक है, बट हम नए वाला पैटर्न भी पढ़ेंगे, बारी बारी से सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेटर कोडिंग हो, नंबर कोडिंग हो, सब में ही आपको, 1 सेकेंड प्लीज, आपको लेटर कोडिंग हो चाहे नंबर कोडिंग हो या मिक्स कोडिंग हो, चाहे मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है, इन लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू है वो आपके लॉजिक्स को समझने में, उनको एग्जीक्यूट करने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो इन लेटर्स को समझना जरूरी है, इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू को। वैसे नॉर्मली आप जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, B2 होता है, C3 होता है, D4 होता है, E5 होता है, F6 होता है, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 और Z होता है 26। ठीक है, यही होते हैं भाई। तो इन सब की प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एक तरीका है कि मतलब बहुत सिंबल्स इस्तेमाल करके इनको याद करें कि जी देखो ऐसा दिखता है जी, यानी ये जो पार्ट है जी का 7 की तरह दिखता है ऐसे, तो इसलिए जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है। H8 होता है, दोनों तरफ से बंद कर दो ऐसे। I9 होता है तो इधर ऐसे डंडा लगा दो, इस तरीके से घुमा दो। लेकिन ये शायद सही तरीका नहीं है, इतने सिंबल्स याद करना बहुत मुश्किल है। इंग्लिश अल्फाबेट आपको सबको आते होते हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इंस्टेंटली आपके दिमाग में आ जाए वो प्लेस वैल्यू, उसके लिए ये वर्ड याद रख लो, इजोटी, EJOTY। ये इजोटी वर्ड क्या है, इजोटी में ई जो होता है उसकी प्लेस वैल्यू 5 है, जे की 10 है, ओ की 15 है, टी की 20 और वाई की 25 है। ठीक है, तो इनके आसपास के लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद रखना आसान होगा आपके लिए। ठीक है, जैसे के की प्लेस वैल्यू बताओ, हमें पता है कि के कब आता है, जे के बाद के आता है, तो J10 है तो K11 हो जाएगा। ठीक है, हमें देखना है कि एस की प्लेस वैल्यू बताओ, ST। ठीक है, OPQRST, तो टी से पहले आता है एस, तो S19 होगा। ठीक है, कोई भी हो कहीं से भी, W तो TUVW, U21, V22 और W23। मतलब इस तरीके से याद रखना है। सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है, जिससे कि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। ठीक है, आप आज ये सेशन को या तो स्टॉप कर लो अभी। ठीक है, आप 2 सेंटेंस लिखो अपने पेरेंट्स के बारे में अच्छे से, कि आप अपने पेरेंट्स से कितनी मोहब्बत करते हो। 2 सेंटेंस लिखने हैं आपको अपने पेरेंट्स के बारे में, एक सेंटेंस अपनी मम्मी के बारे में और एक सेंटेंस अपने पापा के बारे में। बहुत अच्छा लिखना है। ठीक है, और जितने भी लेटर आपने लिखे हैं इनको देख करके उन सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख दो। मैं गारंटी कह रहा हूं आपका सारा काम यहीं खत्म हो गया। ठीक है, आप कुछ भी लिखोगे, मैंने लिखा आई लव माई मदर, है ना, कुछ भी लिखो आप, 2 बढ़िया से सेंटेंस जो आपकी फीलिंग है। देखो I9 होता है, L12 होता है, O15 होता है, V22 होता है, E5 होता है, M13 होता है, Y25 होता है, M13 होता है, O15 होता है, T20 होता है, H8 होता है, E5 होता है, R18 होता है। खत्म। अगर आपने लिख लिया 5 मिनट तो आपकी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे क्वांट में सिंप्लीफिकेशन में आपको स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लीकेशन ये सब चीजें करनी होती हैं। रीजनिंग में 3-4 टॉपिक में इसका जरूर यूज होता है। और
लॉजिक को समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लियर हो गया है और आप अब इन लेटर्स में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, चलो आप इस लेक्चर के एंड तक रहेंगे तो कितनी चीजें तो मैं ही याद करवा दूंगा आपको। ठीक है, अब बारी आती है अपोजिट लेटर की। ठीक है, तो एक दूसरे के अपोजिट लेटर मैंने कहा था कि ये ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये अल्फाबेटिकल सीरीज है। तो यहां से जो लेफ्ट से फर्स्ट लेटर है, जो राइट से फर्स्ट लेटर है, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और खास बात ये है कि सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ अपोजिट लेटर हमेशा 27 होता है। क्या होता है? 27। जैसे A1 होता है Z26, देखो दोनों का सम 27 बन रहा है। B2 होता है Y25 होता है, दोनों का सम। C3 है X24 है, दोनों का सम 27 है। समझ रहे हो? तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब इनको एक थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से याद कर लो, किसी सेंटेंस की फॉर्म में, वर्ड की फॉर्म में कुछ बना लो, जैसे मुहावरे, लोकप्तिया टाइप, फ्रेजल वर्ब टाइप कुछ भी। ठीक है, जैसे ये तो मुश्किल नहीं होगा याद रखना, ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट है, इसको याद कर लो। बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट है, तो बाय वर्ड याद रखना, बाय प्रोनाउंसिएशन आ रही है, बाय बी वाई, बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट है। सी एक्स, आजकल आईपीएल चल रहा है, देखा होगा, है ना? तो कितनी वो लड़का है कोलकाता, रिंकू सिंह, 5 गेंद पे 5 छक्के मार के मैच जितवा दिया, तो 6 लगते हैं क्रिकेट में, है ना? तो सी और एक्स, ये प्रोनाउंसिएशन 6 की होती है। ठीक है, तो सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। गर्मियां हैं तो आप एक अभिनेता को देखते होंगे माउंटेन ड्यू की ऐड करते हुए, तो डी डब्ल्यू, तो डी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, हालांकि नहीं, वो काल्पनिक दुनिया है, आप एक कोल्ड ड्रिंक पी के कहीं से नहीं कूद पाओगे। ठीक है, आप इतना कोल्ड ड्रिंक पी के इतनी हिम्मत पैदा करिए कि मुझे बस ये कोडिंग डिकोडिंग आज सीखना है और मुझे फेज 1 निकालना है किसी भी सूरत में। फेज 2 की मेरी तैयारी है और मैं आरबीआई ग्रेड भी मैनेजर सेलेक्ट हो जाऊंगा इस बार। ठीक है, ईवी, इवनिंग, एक भोर की संध्या आप सबको अच्छी लगती होगी, तो ईवी, इवनिंग। एफ यू, जैसे क्रिकेट में छक्के लगते हैं तो चौके भी लगते हैं, तो एफ यू 4 ऐसे याद करो। जीटी, जीटी गुजरात टाइटंस, है ना? या जीटी रोड, पहला ग्रैंड ट्रक रोड, सुना है? शेरशाह सूरी ने बनवाया था दिल्ली से कलकत्ता। ठीक है, एच एस, हाई स्कूल, हाई स्कूल सबने किया होगा, है ना? तो हाई स्कूल, एच एस, एच एस। आई आर, देखो आजकल इंडियन रेलवे कितनी तरक्की कर रही है। ठीक है, किस तरीके से प्लेटफॉर्म्स को सुधारा जा रहा है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है। मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे क्यू, जंगल क्वीन। ठीक है, कौन सी क्वीन? जंगल क्वीन, है ना? के पी, के पी कानपुर, के पी कानपुर। एल ओ लव, लव, एल ओ लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत, जो कि हमें हमारी जॉब से है, लेकिन आजकल पढ़ाई से होनी जरूरी है, तभी जॉब में कन्वर्ट हो पाएगी, है ना? एम एन मैन, एम एन मैन, आदमी, व्यक्ति। ठीक है, तो मैन। तो इस तरीके से आप इनको याद रखिए, ये अपोजिट लेटर आपको याद हो जाएंगे, इस तरीके के सिंबल्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो इतना अगर आपको पता चल गया तो फिर चीजें बनानी आसान होंगी, है ना? अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहले कुछ नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन लेंगे जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, फिर पीवाईक्यू लेंगे, फिर नया पैटर्न भी लेंगे, सारी चीजें बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट उम्मीद करूंगा कि यहां तक आपको अगर लेटर्स क्या ये खेल समझ में आ गया तो लॉजिक निकालना आसान है। ठीक है, अब वो लॉजिक किसी भी टाइप के हो सकते हैं, वो आपको देख के पता चलेगा इस तरीके से। जैसे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वीडियो पॉज करके पहले खुद बनाओ, लॉजिक ढूंढो, उसके बाद फिर आप किस पे जाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। पहले एक एक 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको खुद को भी सोल्व करना है। क्या है? मदर इज कोड एज, मदर इज कोडेड एज दिस, देन व्हाट इज द कोड ऑफ फार्मर? ठीक है, अगर मदर, देखो MOTHER, मदर का जो कोड है वो है IVSGLN। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द कोड ऑफ फार्मर, कि फार्मर का कोड क्या होगा। ठीक है भाई, तो अब अगर देखो M13 होता है, O15 होता है, T20 होता है, H8 होता है, E5 होता है, R18 होता है, I9 होता है, V22 होता है, S19 होता है, G7 होता है, L12 होता है, N14 होता है। ठीक है, तो आपको अगर इनकी प्लेस वैल्यू याद होगी तो लॉजिक समझना बहुत मुश्किल खेल नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप यहां पे देखो, M का अपोजिट लेटर N होता है, ठीक है, O का अपोजिट लेटर L होता है,
जीटी रोड, हाई स्कूल, इवनिंग, इंडियन रेलवे। तो लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे रिवर्स ऑर्डर में ऑपोजिट लेटर्स को लिया गया है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में अपोजिट लेटर्स को लिया गया है। तो सेम यहां पे देखो, इस लेटर का कोड यहां पे आएगा। तो आर का अपोजिट लेटर आई होता है इंडियन रेलवे, ई का इवनिंग, एम का मैन, आर का इंडियन रेलवे, ए जेड, एफ का 4। तो ये कोड बनेगा आपका। तो IVN IVNIZU, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो जब भी अगर इनकी प्लेस वैल्यू याद होगी तो आपके लिए कोड ये बनाना, लॉजिक बनाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन वो इंप्लीमेंट करना है, अदरवाइज फिर पेपर में मुश्किल होगी। ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, आगे सेशन में आगे बढ़ोगे बहुत जबरदस्त चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। इफ हार्मनी इज कोड एज दिस देन व्हाट इज द कोड ऑफ मेमोरी। ठीक है, हार्मनी HERMONY, ये हार्मनी का कोड है। SVINLMB, तो बताओ मेमोरी का कोड क्या होगा? MEMORY। ठीक है, सिंपली देखो ना भाई, अब H का अपोजिट लेटर S होता है, देखते ही पता चल गया। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होगी, अपोजिट लेटर पता होंगे, तो तभी तो दिमाग काम करेगा ना, तभी तो जहां पे कहानी रुकी है वहां पे जाएगी निगाह, अदरवाइज नहीं जाएगी। देखो, इवनिंग, इंडियन रेलवे, मैन, लव, मैन, बाय। तो मैन, इवनिंग, मैन, लव, इंडियन रेलवे, बाय। तो बन गया कोड NVNLIB, NVNLIB। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आई? तो ऐसे ही बनेंगे लॉजिक, लेकिन उसके लिए प्लेस वैल्यू ये वो याद होनी चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा क्वेश्चंस का, लेकिन बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है ताकि मैं आपको एक बार आपके जहन में डाल दूं ये चीज की, ये लेटर्स की प्लेस वैल्यू, ये सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एग्जाम लेवल की चीजों पे बढ़ रहे हैं आगे आगे। देखो नेक्स्ट। In a certain language, physics is written as this. In the same way, history will be coded as. फिजिक्स का जो कोड है वो ये है। ठीक है, अब PHYSICS, फिजिक्स इज कोडेड एज CHIPSSY। इन द सेम वे हिस्ट्री विल बी कोडेड एज HISTORY। हिस्ट्री का कोड क्या होगा? अब देखो, यहाँ पे P16 होता है, H8 होता है, Y25 होता है, S19 होता है, I9 होता है, C3 होता है, S19 होता है। ठीक है, अब C3 है, H8 है, I9 है, P16 है, S19, S19, Y25। मैंने देखा कि ये सारे लेटर सेम है, बस उनको प्लेस वैल्यू के बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। सारे लेटर सेम है, जो लेटर यहाँ है वही लेटर यहाँ भी है, लेकिन उनको प्लेस वैल्यू के बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। देखो, H8 होता है, I9, S19, T20, O15, R18, Y25। तो सबसे पहले तो 8, फिर 9, फिर 15, फिर 18, फिर 19, फिर 20, सॉरी T आएगा, और फिर 25Y। तो HIORSTY, HIORSTY। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो बार बार मुझे लगता है कि अगर आप मेरे साथ लिख के कर रहे हो अभी, तो ये जो प्लेस वैल्यू, ये सब चीजें आपके जहन में आ रही होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ A इज इक्वल टू 2, बैट इज इक्वल टू 26, देन व्हाट इज द कोड ऑफ बेयर। ठीक है, अगर A का कोड 2 है, A इज डिनोटेड एज 2, एंड बैट का कोड है 26, तो व्हाट इज द कोड ऑफ बेयर। ठीक है, और ये चीजें हमेशा ध्यान रखना कि एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि क्या आपकी जो लॉजिक की सीक्वेंस है उसके बेस पे जो ऑप्शन है वहां कुछ दिया गया है कि नहीं दिया गया। ठीक है, अदरवाइज हम कुछ भी बना देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अब A की प्लेस वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 से 2 बना, हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई हुआ हो या 1 ऐड हुआ हो, यही बन सकती है ना। अगर यहाँ देखूं तो B2 होता है, A1 होता है, और T आपका 20 होता है। तो अगर इन सबका सम करूं तो 23 बन रहा है। तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि 23 में यहाँ 3 लेटर हैं वो ऐड हुए होंगे,
और यहाँ भी A1 में 1 ऐड हुआ होगा। यानी यहाँ क्या लॉजिक लग रहा है, वो लग रहा है कि सम ऑफ प्लेस वैल्यू प्लस नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, ये लॉजिक लग रहा है। तो यहां भी देखो B2 A1 R18 E5, तो 2 + 1 + 18 + 5 कितना हुआ भाई 3, और 5 8 26, और ये 4 लेटर है तो +4, तो दैट इज इक्वल टू 30। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी यानी कि 30। क्लियर है, बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट, इफ डिस्पोज इज कोडेड एज दिस देन व्हाट इज द कोड ऑफ कंट्री। ठीक है, अगर डिस्पोज का कोड ये है तो कंट्री का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखो डिस्पोज इज कोडेड DISPOSE, ठीक है, तो EGTNPQF, हमें बताना है कि कंट्री का कोड क्या होगा, CONTRY, है ना भाई। देखो तो क्या करेंगे, पहले प्लेस वैल्यू लिखो, देखो D4 होता है, I9 होता है, S19 होता है, P16 होता है, O15 होता है, S19 होता है, E5 होता है, E5 होता है, G7 होता है, T20 होता है, N14 होता है, P16 होता है, Q17 होता है, F6 होता है। क्या कोई लॉजिकल सीक्वेंस बन रही है। देखो 4 से 5 पे गए +1, 9 से 7 पे गए -2, 19 से 20 पे गए +1, 16 से 14 पे गए -2, 15 से 16 पे गए +1, 19 से 17 पे गए -2, और ये +1। तो लॉजिकल सीक्वेंस बन रही है कि एक बार +1 हो रहा है, फिर -2, +1 -2, +1 -2, +1 -2। ठीक है, तो C3 O15 U21 N14 T20 R18 और Y25। तो 3 + 1 D, 15 - 2 13 पे होता है M, 21 + 1 U से V, 14 - 2 12 पे होता है L, 20 + 1 21 पे U, 18 - 2 16 पे P, और ये Z। तो ये बनेगा DMVLUPZ, तो A इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, बात समझ में आई सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये कुछ क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिए हैं ताकि एक बार आपकी इन लेटर्स की इन सब की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आगे लॉजिक सोचना आसान रहेगा। ठीक है, कितना यूजफुल है, जब आप ये पूरा लेक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैं PYQ लाने वाला हूं बहुत जल्द आपके सामने। ठीक है, पहले थोड़ा सा सीख लो, फिर PYQ पे ही चलेंगे। ठीक है, ए मदर इज कोडेड एज दिस, ब्रदर इज कोडेड एज दिस, देन व्हाट इज द कोड ऑफ चैप्टर। अब देखो जो मदर का कोड है MOTHER, that is RJYCJM, and brother is coded as BROTHER GMTOMZW. तो what is the code of chapter CHAPTER। ठीक है, तो M13 होता है, R18 होता है, O15 होता है, J10 होता है, T20 होता है, Y25 होता है, H8 होता है, C3 होता है। मुझे तो देख के ही समझ में आ रहा है कि एक बार +5 हो गया, फिर -5, प्लीज +5 -5 +5 -5। अब यहां भी देखो B2 होता है, G7 +5, R18 होता है, M13 होता है -5, O15 होता है, T20 होता है +5, तो +5 -5 ये लॉजिक लग रहा है। तो जब आप यहाँ +5 करोगे तो C +5, 3 + 5 8 पे H होता है, H से जाओगे -5 पे तो 3 होता है, A1 होता है, +5 करोगे 6 पे F होता है, P16 होता है, -5 11 पे K होता है, T20 +5 करोगे 25 पे Y होता है, E5 -5 0 पे क्या होगा भाई Z। ठीक है, वापिस पहुंच जाओगे ना, R18 +5 करोगे 23 पे W होता है, तो HCFKYZW गिवन इन द ऑप्शन नंबर D। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अभी तक जो ये क्वेश्चन किए मैंने आपको बताए, इस लेवल से शायद RBI ग्रेड भी पूछे आपसे, लेकिन इनसे क्या हुआ कि हमारी प्लेस वैल्यू या जितनी ये चीजें हैं ये थोड़ा सा रिवाइज होगी, और हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए एग्जाम में, है ना। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, अब रियल एग्जाम पैटर्न पे चलते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन ये है आपका, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली,
टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ये है, 2 क्वेश्चन ही लिए मैंने, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए। तो क्या है कि यहाँ पे बताया गया है कि 1 एप्पल डेली प्लीज, इसका कोड ये है। इज गुड फ्रूट 1 इज कोडेड एज दिस, हेल्दी इट बेस्ट इज कोडेड एज दिस। तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो वर्ड यूज हुए हैं उनके लॉजिक ढूंढने हैं। इसको बोलते हैं कॉमन पैटर्न। कौन सा पैटर्न बोलते हैं? कॉमन पैटर्न। ये ओल्ड पैटर्न है, चाइनीज पैटर्न भी बोलते हैं इसको, चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, आरबीआई में अभी तक इसी लेवल के सवाल पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको नया पैटर्न भी बताऊंगा जो आजकल ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का आसान तरीका क्या है? जो पहली रो है ना, इसको एज इट इज लिख लो, 1 एप्पल डेली प्लीज। आपको पूरे लेटर, पूरे वर्ड लिखने जरूरी नहीं है, आप छोटी भाषा में भी इसको लिख सकते हो। यहां पे मैंने एक लाइन लगा दी, 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया। इनका कोड है BR PZ NVQR। ठीक है, अब आप क्या करते हो? कंपेयर करते हो, वो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे सीधा डायरेक्टली कंपेयर करना। शायद इस तरीके से करोगे तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, अब सेकंड रो को उठाओ, इज गुड फ्रूट 1, जो भी कॉमन हो उसके नीचे वही लगा दो। इज आया है, नहीं आया, तो इसको यहां लिख लो। गुड आया है, नहीं आया। फ्रूट आया है, नहीं आया। 1 आया है, आया है, तो उसके नीचे डैश लगा दो। यहां पे देखो, QZ आया है, नहीं आया। PZ आया है, फिर TL और UZ। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ो, हेल्दी ईट बेस्ट इज। ठीक है, हेल्दी ईट बेस्ट इज, तो हेल्दी आया है, अभी तक कहीं नहीं आया, तो हेल्दी को लिख लो यहां पे। हेल्दी ईट आया है, ईट भी नहीं आया। हेल्दी ईट बेस्ट आया है, बेस्ट भी नहीं आया, यहां लिख लो। इज आया है, तो इज को इज के नीचे लिख लो। यहां पे देखो, OL आया है, नहीं आया। HZ है, नहीं है। उसके बाद LZ है, नहीं है। QZ है, यहां पे है। तो आगे नेक्स्ट रो पे चलिए। देखो, हेल्दी एप्पल बेस्ट इज, हेल्दी ये रहा, एप्पल ये रहा, बेस्ट 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 कहां पे गया? बेस्ट ये रहा, और इज आपका ये रहा, तो सारे कॉमन है। अब देखो यहाँ पे BR आपका ये आ गया, OL आपका ये रहा, ठीक है, QZ आपका ये रहा, और HZ आपका ये रहा। तो ये देखो सारे कोड कितनी आसानी से बन गए। अब जो भी ढूंढना है उसको ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी हमें। ठीक है, आप आराम से ढूंढ सकते हो। एक तो तरीका यह है कि इनको सबको लिखूं, अब मैं लिखना नहीं है, बस यहां से देख के आपको आराम से अंदाजा आ जाएगा जिसका भी कोड आपको चाहिए होगा। देखो, जैसे सबसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर फ्रूट, तो फ्रूट का कोड क्या है? देखो, फ्रूट आपका ये रहा, और गुड आपका ये रहा। अब देखो, इस रो के अंदर इज का कोड हमें पता है और 1 का कोड हमें पता है, क्योंकि इज जो है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो में कॉमन है, तो इज का कोड तो QZ होगा, और 1 कॉमन है ऊपर, यानी 1 का कोड PZ है। तो गुड और फ्रूट बच गए, और यहां बच गया TL और UZ। तो गुड और फ्रूट का कोड TL और UZ में से कुछ भी होगा, तो फ्रूट का कोड TL भी हो सकता है और UZ भी हो सकता है। तो यहां ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, आइदर TL और UZ। ठीक है भाई, बात समझ में आई? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मे बी द फॉलोइंग इज द कोड फॉर हेल्दी डेली हेल्प। हेल्दी, सबसे पहले हेल्दी का कोड ढूंढो। तो हेल्दी का कोड देखो, यहां हेल्दी और बेस्ट ये थर्ड और फोर्थ रो में कॉमन है, और थर्ड और फोर्थ रो में कॉमन है OL और HZ। तो हेल्दी और बेस्ट का कोड OL और HZ में से ही कोई होगा। ठीक है, तो हेल्दी का कोड आपका OL भी हो सकता है और HZ भी हो सकता है। ठीक है, हेल्दी का कोड जो है वो OL भी हो सकता है और HZ भी हो सकता है भाई। तो हेल्दी का कोड होगा OL या HZ में से कुछ भी। ठीक है, अब डेली, तो डेली का कोड क्या होगा? देखो, अब अगर बात करें यहाँ पे डेली का कोड, तो अब फर्स्ट रो में देखो ना, डेली और प्लीज बचे हैं, और यहाँ पे NV और QR है। ठीक है, बाकी तो 1 और एप्पल का कोड तो आपको पता चल गया कि 1 एप्पल का कोड क्या होगा? BR होगा, और 1 का कोड होगा PZ। तो डेली और प्लीज का कोड NV और QR में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, NV और QR, तो NV और QR। अब बच गया हेल्प। ठीक है भाई, तो हेल्प का कोड क्या है? देखो, हेल्प एक न्यू वर्ड है, हेल्प यहाँ है ही नहीं, तो आपको अब ऑप्शन में से डिसाइड करना है कि जो हेल्प है वो
यहाँ पे मे बोला है ना, विच में, एग्जैक्ट नहीं पूछा, में। तो हेल्प एक न्यू वर्ड है, तो इसका कोड कोई न्यू ही वर्ड होगा जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ठीक है, कि ओ एल और एच जेड दोनों में से एक का होना जरूरी है किसी भी ऑप्शन में, और दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 1 देखोगे, ना तो इसमें ओ एल है ना इसमें एच जेड है। आप यहाँ पे देखोगे ना इसमें ओ एल है ना एच जेड है, यहाँ पे ओ एल है लेकिन इसमें ना ओ एल है ना एच जेड है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 बच गया, यही आंसर हो सकता है। लेकिन एन वी और क्यू आर में से भी एक होना चाहिए, तो यहाँ क्यू आर भी है, और एक न्यू वर्ड होना चाहिए, तो जी आर एक न्यू वर्ड है। हेल्प का कोड जी आर है, जी आर किसी और का कोड नहीं दे रखा, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो हमने जो कुछ क्वेश्चन लिए हैं वो पीवाईक्यू ही लिए हैं, ठीक है। तो ये आरबीआई ग्रेड भी 2016 का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, 2016 का। देखो क्या है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। ये आपको दिया गया है, पहले वैसे ही बनाना है। वीडियो पॉज कर लो भाई, तुरंत वीडियो पॉज करो और बनाओ जैसे हमने पहले बनाया था, ठीक है। वीडियो पॉज करो, बनाओ, और फिर हमारे सॉल्यूशन के साथ मैच करना। देखो क्या है, इकोनॉमी एंड वर्क रिलेटेड, तो यहां लिखेंगे इकोनॉमी, पूरा लिखना जरूरी नहीं है, एंड वर्क रिलेटेड, ठीक है। तो इकोनॉमी एंड वर्क रिलेटेड पूरा हमने यहां पे लगा दिया, ओ जे एम वी बी एक्स एस टी, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट टुडे, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, पूरा मत लिखो, ऐसे करके लिख लो, एम्प्लॉयमेंट टुडे, ठीक है। दैट इज पी के, तो पी के इज द न्यू वर्ड, बी एक्स, ओ जे और डी वाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एम्प्लॉयमेंट फॉर ग्रोथ ओनली, एम्प्लॉयमेंट फॉर ग्रोथ और ओनली, ठीक है जी। ई एल पी के एफ डी जेड एन, तो ई एल पी के एफ डी जेड एन, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है, ग्रोथ इज रिलेटेड टुडे, ग्रोथ इज रिलेटेड आया है कहीं, रिलेटेड ये रहा, रिलेटेड और ये टुडे, ठीक है। तो ग्रोथ इज रिलेटेड टुडे, ई एल डी वाई जीएम, जीएम है नहीं है, जीएम न्यू वर्ड है, और एम वी, ठीक है। बन गए सारे के सारे। तो मतलब एक तरीका है, कंफ्यूजन नहीं होगा। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, तो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, ठीक है। चलो देखते हैं आंसर, क्वेश्चंस क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, इफ द कोड फॉर रिलेटेड पीपल ओनली इज एफ डी एम वी एक्स टी, देन व्हाट मे बी द कोड फॉर पीपल फॉर डिसीजन, ठीक है। अब पीपल का कोड देखना है पहले आपको, पीपल। अब पीपल आपका कहां पे है, देखो भाई, पीपल है, पीपल नहीं है कहीं भी, पीपल कहीं भी नहीं है। तो पीपल का कोड हमें ऊपर से मिल जाएगा, क्योंकि पीपल का कोड यहां पे दे रखा है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो बाद में देखेंगे। फोर और डिसीजन, फोर का कोड है हमारे पास, फोर का कोड होगा, फोर का कोड ये देखो, फोर वर्ड ये रहा है ना। तो फोर वर्ड अगर हमारे पास है, देखो इसमें यहाँ पे ग्रोथ का कोड भी है और ओनली का कोड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर का कोड है वो एफ डी और जेड एन में से कोई होगा, बाकी ई एल किसी का कोड है, ई एल ग्रोथ का कोड है, ठीक है। तो जो फोर का कोड है वो एफ डी और जेड एन में से बनेगा, एफ डी और जेड एन। तो फोर का कोड एफ डी और जेड एन में से बनेगा, फोर का कोड होगा एफ डी और जेड एन। फिर डिसीजन है, डिसीजन आपको दिया है कहीं, डिसीजन भी यहाँ इकोनॉमी एंड वर्क रिलेटेड, ये भी नहीं है, एम्प्टी टुडे फॉर ग्रोथ ओनली, ये भी नहीं है, ठीक है। तो डिसीजन का कोड जो होगा वो एक न्यू वर्ड होगा, ठीक है, न्यू वर्ड होगा, ठीक है। अब आप यहां पे आओ, देखो रिलेटेड पीपल ओनली। अब इनमें देखो कि रिलेटेड पीपल ओनली, ओनली का कोड एफ डी और जेड एन में से कोई होगा, एक होगा। तो ओनली का कोड अगर एफ डी और जेड एन में से कोई एक होगा, तो एफ डी तो यहां यूज हो चुका है ओनली के लिए, और जो फोर है, फोर का कोड भी एफ डी और जेड एन में से कोई एक होगा, बट ओनली के लिए एफ डी यूज हो गया, तो यहां से सिर्फ जेड एन बचा हमारे पास, तो फोर का कोड जेड एन होगा, ठीक है।
अब पीपल का कोड क्या होगा? पीपल का कोड एमवी और एक्सडी। देखो हमारे पास पीपल का कोड एमवी और एक्सडी, तो हमारे पास एमवी है, ठीक है, एमवी है और एक्सडी नहीं है हमारे पास कहीं भी, ठीक है, एक्सडी नहीं है। तो पीपल एक नया वर्ड है, ठीक है, पीपल यहां कहीं भी नहीं था, तो पीपल का कोड एमवी तो नहीं हो सकता, क्योंकि एमवी तो ऑलरेडी किसका कोड है? एमवी कोड होगा इकोनॉमी का, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी बचता है फर्स्ट रो में जिसका कोड, तो सॉरी, एमवी कोड होगा रिलेटेड का, रिलेटेड का कोड होगा एमवी, इकोनॉमी का कोड, तो एमवी तो रिलेटेड का कोड है, तो एमवी अगर रिलेटेड का कोड है तो यहां पे जो एमवी है वो पीपल का कोड नहीं है, रिलेटेड का कोड है। तो पीपल का कोड क्या बच गया? ओनली का कोड एफडी, तो पीपल का कोड बच गया एक्सडी, ठीक है, तो पीपल का कोड यहां एक्सडी होगा, ठीक है, एक्सडी जेड एन। और डिसीजन का कोड एक नया वर्ड होगा जो यहां पे ना हो, ठीक है भाई, जो यहां पे ना हो। तो यहां पे क्या नहीं है वो देखो, यहां पे देखो एक्सडी और जेड एन जिसमें नहीं है वो तो सारे के सारे एलिमिनेट कर दो। तो एक्सडी और जेड एन यहां नहीं है, एक्सडी और जेड एन यहां है, बट यहां एफडी है, तो एफडी क्या पहले यूज हुआ है? एफडी, एफडी यूज हो रखा है भाई, लेकिन वो यूज वर्ड नहीं होना चाहिए यहां पे, तो ये एलिमिनेट। जेड एन एक्सडी डीवाई, डीवाई, डीवाई यूज हुआ है कहीं? डीवाई भी यूज हो रखा है, तो डीवाई भी नहीं हो सकता क्योंकि डिसीजन का कोड नहीं हो सकता ना ये। जेड एन एक्स डी और के जेड, के जेड, के जेड नहीं यूज हुआ कहीं भी, के जेड यूज नहीं हुआ, तो ये आपका कोड बन जाएगा। अगर यहां देखो तो यहां एफ डी जेड एन ही नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। क्लियर है? तो ये आपका कोड बनेगा। वट इफ द कोड फॉर दिस देन वट मे बी, एक वर्ड ध्यान से पढ़ा करो, उसने वट मे बी बोला है, क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, देखो व्हाट डज द कोड पीके स्टैंड फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज? पीके, देखो पीके कहां है भाई? पीके है कहीं? ये रहा। तो पीके सेकंड और थर्ड में कॉमन है रो में, और पीके यहां एम्प्लॉयमेंट कॉमन है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए पीके यूज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर देखो, व्हाट मे बी द कोड फॉर इकोनॉमी इज बूस्टिंग इन द गिवन कोड लैंग्वेज? इकोनॉमी इज बूस्टिंग, तो इकोनॉमी का कोड क्या है? देखो फर्स्ट में एस टी, किसी का कोड नहीं था, बाकी सबके कोड मिल गए, तो इकोनॉमी यहां बचता है और एस टी यहां, तो इकोनॉमी का कोड होगा एस टी। इज, इज का कोड क्या है भाई? इज यहां पे अकेला बचता है और जीएम यहां पे अकेला बचता है ना, तो इज का कोड होगा जीएम। और बूस्टिंग एक न्यू वर्ड है, बूस्टिंग यहां कहीं यूज नहीं हुआ है, तो ये दोनों तो होने जरूरी है। तो यहां देखो एस टी और जीएम दोनों है, लेकिन आरसी, आरसी एक न्यू वर्ड है, क्या आरसी यहां यूज हुआ है? नहीं हुआ, तो यही कोड बन जाएगा फिर। वट मे भी बोला है, फिर से ध्यान रखना। बाकी एस टी और जीएम, एस टी और जीएम यहाँ है, बट जेड एन यूज हो रखा है, जेड एन यूज हो रखा है, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल स्टेटमेंट है? ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आपके लिए भी रखूंगा, आपको कैसे पता चलेगा यूज कैसे करना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 12 का 3-4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखने हैं मैंने पूरी क्लास में, तो उसके आंसर आप साथ के साथ देने हैं आपको। तो 12 होमवर्क है, इसका आंसर आपको जरूर बताना है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, ये आरबीआई ग्रेड बी 2019 का क्वेश्चन है, ये हमने लिया। देखो, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन इन अ सर्टेन कोड। फिर से आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है पहले, और पहले खुद से बनाना है, फिर हमारे सॉल्यूशन के साथ मैच करना है। चलो शुरू करते हैं। मेक सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इन थीम लिस्ट्स, ठीक है। यहां पे इसको कोड किया गया है किसके साथ? जो टी टिस सू निक, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया मेक ओल्ड रिजाइम, इंडिया मेक ओल्ड रिजाइम, ठीक है। तो डाई मिन टिप टी, डाई मिन टिप और टी यहां पे कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ओल्ड लिस्ट विद करेक्शन, ओल्ड लिस्ट विद और करेक्शन, ठीक है। इधर है जा, नहीं है जा कहीं भी, फिर है तिस, तिस ये रहा, ठीक है। फिर डाई, डाई ये रहा, और उसके बाद है की, तो की आपका यहां पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई,
थीम, थीम कहाँ पे था आपका, थीम ये रहा, थीम, कर्ब्स, कर्ब्स नहीं है, और रिजाइम ये रहा आपका, ठीक है। और इधर है टिप, टिप ये रहा, उसके बाद है बा, बा एक न्यू वो है कोड, और निक, निक आपका ये रहा। तो बस सोल्व हो गया। इतनी सी कहानी है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, और 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पे, और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं अब इस पे। पहला है व्हाट इज द कोड फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का कोड क्या है। देखो सिक्योरिटी और इन, इन दो वर्ड के कोड नहीं मिले हमें, और यहां जो और सू, तो जो और सू में से कुछ भी हो सकता है, सिक्योरिटी और इन का कोड, तो सिक्योरिटी का कोड जो भी हो सकता है और सू भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां जो भी दे रखा है, सू भी दे रखा है, तो आंसर इसलिए क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, व्हाट डज जा स्टैंड फॉर, जा, जेड ए जा, तो जा यहां पे देखो जा और की, इनका कोड नहीं मिला हमें थर्ड रो के अंदर, और यहां विद और करेक्शन का नहीं मिला, तो जा विद के लिए भी हो सकता है और करेक्शन के लिए भी हो सकता है, तो जा इज फॉर विद और करेक्शन, तो विद और करेक्शन में से कुछ भी, तो यहां आंसर होगा ऑप्शन ये, आइदर विद और करेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस द टिप कुड बी अ कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, दिस द टिप, अब देखो दिस TIS, दिस है कहीं, ये रहा, तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है दिस, और फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है लिस्ट, तो दिस तो हुआ है लिस्ट्स के लिए यूज, लिस्ट। अब दा की बारी है भाई, तो दा कहाँ है, दा है DA, 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 DA कहीं नहीं है, ठीक है, DA है ही नहीं हमारे पास कोड, तो इसके लिए एक न्यू वर्ड आएगा, ठीक है। टिप, टिप देखो, टिप सेकंड और फोर्थ में कॉमन है, तो सेकंड और फोर्थ में कॉमन है रिजाइम, ठीक है, तो रिजाइम, तो इन सारे ऑप्शंस के अंदर लिस्ट और रिजाइम तो होना ही चाहिए, जैसे यहाँ लिस्ट और रिजाइम है, यहाँ लिस्ट और रिजाइम है, यहाँ लिस्ट और रिजाइम नहीं है, यहाँ लिस्ट और रिजाइम नहीं है, तो इन दोनों में से कोई भी बनेगा, ठीक है। अब ओल्ड और अराइज, ओल्ड क्या पहले यूज हुआ है, ओल्ड 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 यूज हो रखा है, तो ओल्ड तो नहीं हो सकता, अराइज यूज नहीं हुआ है, ठीक है, तो अराइज का कोड हो सकता है दा, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी, व्हाट कुड बी अ कोड फॉर दिस, कि क्या हो सकता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट ट्रांसपेरेंसी इन ओल्ड सिक्योरिटी, अब इनका कोड देखो भाई, पहले क्या है, ट्रांसपेरेंसी तो नया वर्ड है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी तो नहीं था, इन था, देखो सिक्योरिटी और इन का कोड जो और सू में से कुछ भी हो सकता है, तो इनका कोड जो और सू में से कुछ भी हो सकता है, जो और सू, ठीक है। ओल्ड का कोड क्या है भाई देखो, तो ओल्ड का कोड सेकंड और थर्ड में कॉमन है डाई, डाई, तो ओल्ड का कोड होगा डाई, और सिक्योरिटी का कोड क्या होगा, सिक्योरिटी, तो इन और सिक्योरिटी का कोड है जो और सू में से, तो यहां भी जो और सू में से, तो यानी जो और सू तो होने जरूरी है और डाई भी होना जरूरी है, तो यहां देखो जो और सू दोनों नहीं है, एलिमिनेट हो गया, यहां भी जो और सू दोनों नहीं है, यहां जो और सू दोनों है, डाई भी है, लेकिन निक किसका कोड है, निक हमारे पास ऑलरेडी यूज्ड नहीं होना चाहिए, तो निक है, निक ऑलरेडी यूज्ड है फॉर थीम, तो निक नहीं हो सकता, तो जो सू डाई और मैक एक नया वर्ड है, तो दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इतनी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी कि जब एग्जाम में आप ये चीजें देखेंगे तो आराम से सोल्व कर पाए, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट ये आरबीआई ग्रेड बी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रोग्राम इज सुपर इज कोडेड एज दिस, सुपर आर्ट इज कोडेड एज दिस, he learns program is coded as this, then what is the sum of the code for program art, देखो in a certain code language program is super, तो program is super, ठीक है, इसका जो कोड है वो क्या है 217693472, सुपर आर्ट, तो सुपर और आर्ट कॉमन है, दैट इज कोडेड एज 693 और 238, ही लर्न्स प्रोग्राम, तो ही लर्न्स और प्रोग्राम कॉमन है, तो यहां पे है 217 कॉमन है और 479 और 624 नया वर्ड है, ठीक है। देन व्हाट इज द सम फॉर प्रोग्राम आर्ट, तो प्रोग्राम का कोड तो देखो फर्स्ट और इसमें कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड रो में, तो 217 होगा।
अब 8 देखो, यहाँ पे सुपर का कोड फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है तो 693 है, तो 8 का कोड क्या बच गया, 238, तो ये ऐड हो गया, तो दैट इज 455। तो आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते हैं कॉमन पैटर्न के, जो कि हमें सोल्व करने होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई सबको भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो न्यू पैटर्न के होंगे। ठीक है, यहां पे आप देख रहे होंगे कि कॉमन नहीं है कुछ भी। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस। ठीक है, अब देखो बुक्स है, न्यू है, कैरियर है, देयर ओल्ड हाउसेज, लिक्विड वाटर पावर, कुछ भी कॉमन नहीं है। और यहां पे देखोगे आपको लेटर भी दिया गया और नंबर भी दिया गया है, तो आपको ढूंढना है कि जो ये नंबर है इसका, ये नंबर कैसे बन रहा है और जो लेटर है वो कैसे बन रहा है। ठीक है, आप ये कभी भी ढूंढ पाओगे भाई, ये आप तभी ढूंढ पाओगे। ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है आरबीआई में, लेकिन अदर बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत पूछ लिए हैं, तो अब इनकी भी संभावनाएं हैं, तो ध्यान रहे। तो आप कोई भी वर्ड उठा लो यहां से। ठीक है, दो वर्ड उठा लो, मैंने एक बुक्स उठा लिया और एक देयर उठा लिया। ठीक है, एक हमने उठाया क्या, बुक्स, बुक्स, और एक उठाया देयर, अलग अलग उससे कहीं से भी। इन सब की प्लेस वैल्यू लिखो। देखो B2 होता है, O19 होता है, सॉरी O15 होता है, O15 होता है, K11 होता है, S19 होता है, T आपका 20 होता है, H8 होता है, E5 होता है, R18 होता है, E5 होता है। ठीक है, या तो लॉजिक बन रहा होगा दोनों तरफ पहले लेटर से, देखो कुछ बन रहा है, यहां तो लग नहीं रहा, 2 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, या इनके अपोजिट लेटर से बन सकता है। ठीक है, या इनके सम से, मतलब इन्हीं नंबर्स का खेल है सारा का सारा। ठीक है, अगर मैं यहां पे देखूं, अगर इन दोनों का सम कर दूं 21, मुझे नजर आ रहा है फर्स्ट रो में 21, बट 21 दो बार आया है, तो मैं बाकी और को अप्लाई करके देखूं, N14 होता है, W23 होता है, देखो दोनों का सम 37 मुझे यहां मिल गया, C3 होता है, R18 होता है, दोनों का सम 21 मुझे यहां भी मिल गया। हमें नहीं पता इन दोनों का कोड क्या है। अब यहां पे देखो 20 + 5 25, मुझे सेकंड रो में 25 दिख रहा है, ये दिख रहा, तो दैट मीन्स देयर का कोड E25 की पॉसिबिलिटी है, और बुक्स का कोड इन दोनों में से कुछ भी होगा। लेकिन यहां पे E आया है, तो E हो सकता है कि ये लास्ट लेटर तो नहीं उठा लिया, लेकिन बुक्स में लास्ट लेटर S है, और S तो यहां कहीं भी नहीं है, समझ रहे हो। तो यहां तो या तो E है या O है, तो अगर यहां E तो है ही नहीं इस पूरे के अंदर, O देखूं तो O थर्ड लेटर है, ये सेकंड लेटर है, और यहां पे देखूं E थर्ड लेटर है यहां से, तो ये चीज कॉमन होगी कि जो नंबर है वो तो क्या है, सम ऑफ प्लेस वैल्यू, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट लेटर फ्रॉम बोथ साइड, फर्स्ट लेटर फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, और जो लेटर है वो क्या है, थर्ड फ्रॉम राइट। ठीक है, थर्ड फ्रॉम राइट। बाकी चेक कर लेते हैं, जैसे यहां W है थर्ड फ्रॉम राइट, यहां T है और यहां U है, वही है भाई। तो ये लॉजिक बना है। अब ये लॉजिक प्रैक्टिस से आएंगे। अगर आपको इन अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद होगी, तो या तो ये टोटल नंबर ऑफ लेटर से बन जाएंगे, या फिर प्लेस वैल्यू से बन जाएंगे, या फिर मतलब थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लेक्चर आपको, मैं इस लेक्चर के थ्रू में आपको एक आइडिया दे रहा हूं, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर मैंने पढ़ा दिया और 10 नंबर का जुगाड़ हो गया, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने एक आपको आइडिया थमा दिया कि इस तरीके से ऐसे ऐसे चीज होती है, समझ रहे हो ना। अब उसको इंप्लीमेंट आपको करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे आपका बेटर होता चलेगा। देखो यहां पॉपुलेशन, पॉपुलेशन विल बी कोडेड एज, अब फर्स्ट लेटर P की प्लेस वैल्यू 16, N की 14, तो 16 40 30, तो बाकी 30 किसी में है ही नहीं B को छोड़ के, और थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट I है। अब बैग देखो B2 G7, तो 9 आएगा, और थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट B है, तो B9 इज द कोड फॉर बैग, तो B9 इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ई। बात समझ में आ गई, इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यहां पे सोचो आप एक बार। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, आराम से पहले सोचो कि क्या कोड यूज हो रहे होंगे, किस तरीके से यूज हो रहे होंगे। मैं आपको कुछ हिंट भी दूंगा। स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। पार्टी ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज दिस, इकोनॉमिक एंड हेल्थ सेक्टर्स इज रिटन एज, fighting many social stigmas is this, international diplomacy and cooperation is written as this।
ठीक है, तो क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखो कोई भी एक वर्ड उठा लो, वैसे दो वर्ड उठाते हैं हम, जैसे मैंने एक एंड उठा लिया, एक यूनाइटेड उठा लिया। अगर मैं यूनाइटेड उठाऊं, यूनाइटेड और एंड, ठीक है। अब लिखा यहां U21D4, ठीक है, N14 I9 T20 E5, A1 होता है, N14 होता है, D आपका 4 होता है, सॉरी, ठीक है। तो अब यहां पे सिंबल भी है, ठीक है, और आपका यहां पे क्या है, नंबर भी है, और आपका यहां पे क्या है, लेटर भी है। तीन चीजें यूज हो रही हैं, ठीक है। अब लेकिन मैंने एक चीज देखी, सिंबल दो ही यूज हो रहे हैं हर के साथ, देखो या तो एट द रेट आ रहा है या हैश आ रहा है। तो अगर दो ही सिंबल यूज हो ना, एट द रेट और हैश, या कोई भी दो सिंबल यूज हो, या तो वो टोटल नंबर ऑफ लेटर पे बेस्ड होगा, या वो टोटल नंबर ऑफ वोवल्स या आपका कॉन्सोनेंट्स पे बेस्ड होगा, कि उस वर्ड के अंदर कितने, अगर जो टोटल नंबर ऑफ लेटर है वो इवन है तो ये हो रहा है, वर्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर ओड है तो ये सिंबल यूज हो रहा है, या टोटल नंबर ऑफ वोवल उसके अंदर इतने हैं तो ये सिंबल यूज हो रहा है, वोवल इवन है तो ये सिंबल ओड है तो ये, मतलब दो ही सिंबल है तो यही लॉजिक बनते हैं बस। तो अब मैं यहाँ पे अगर काउंट करूं, यूनाइटेड में 6 लेटर हैं, या वैसे ही देख लो ना, पार्टी में 5 लेटर हैं टोटल, ऑफ में 2 है, यूनाइटेड में 6 है और स्टेट्स में भी 6 है, तो तीन जो नंबर है यहाँ पे वो इवन है। तो मैंने देखा कि 3 सिंबल भी दे रखे हैं यहाँ, तो दैट मीन्स ये रिलेट कर गया कि 3 वर्ड ऐसे हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ लेटर है, और 3 यहाँ पे कोड ऐसे हैं जिनके अंदर एट द रेट है, तो दैट मीन्स ये इन्हीं के लिए यूज हुआ होगा। तो यानी कि जो ये हैश वाला है ना, ये पार्टी के लिए यूज हुआ है, ठीक है, पार्टी के लिए यूज हुआ है ये। तो अब हम इन दोनों की बजाय पार्टी वर्ड को उठा लेते हैं, क्योंकि हमें एक हिंट मिल गया ना कि पार्टी वर्ड को उठा लिया हमने भाई। तो पार्टी में 5 है तो इसका कोड यही बना होगा, #1 और B। तो एक तो ये पता चल गया कि जो हैश यूज हो रहा है, अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर ओड हैं तो हैश सिंबल आएगा, और अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर इवन है तो एट द रेट आएगा, ठीक है। अब मैंने ये भी देखा कि नंबर जो है ना वो बहुत छोटे छोटे हैं, नंबर बहुत छोटे छोटे हैं, 1 2 4, अगर कभी भी नंबर ऐसे आए ना, तो या तो वो टोटल नंबर ऑफ लेटर पे होंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ लेटर यहाँ कोऑपरेशन में देखूं तो 10 11 लेटर है भाई इसमें, तो 11 तो यहाँ कहीं है नहीं। तो दैट मीन्स अगर बहुत छोटा नंबर यूज हो रहा है तो वो टोटल नंबर ऑफ वोवल्स पे मिलेगा आपको, ठीक है, टोटल नंबर। जैसे पार्टी में देखो एक ही वोवल है इसलिए 1 यूज हुआ है यहाँ, तो जो नंबर है वो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोवल्स पे बेस्ड है कि क्वेश्चन में कितने वर्ड में कितने वोवल हैं। जैसे ये देखो स्टिग्मा, 4 और 3 7 लेटर हैं, तो कोड यूज होना चाहिए हैश, और इसमें वोवल कितने हैं देखो, आई और ए 2, तो 2 और हैश देखो कहाँ आया है, 2 और हैश देखो यहाँ आया है, ठीक है। तो अब लेटर किस पे देखो, जो वाई का अपोजिट लेटर होता है बी, और यहां मैंने स्टिग्मा में देखा एस का अपोजिट लेटर होता है एच, तो जो लेटर यूज हो रहा है वो अपोजिट लेटर ऑफ फर्स्ट लेटर है, अपोजिट लेटर ऑफ फर्स्ट लेटर फ्रॉम राइट, फर्स्ट लेटर फ्रॉम राइट, तो ये यूज हो रहा है आपका। तो ये कोड बनेंगे भाई। अब पहला आपको बताना है व्हाट इज द कोड फॉर एडियो टैप। तो एडियो टैप में पहले देखो कि टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 6, अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर इवन है तो एट द रेट का यूज होगा। फिर इसमें वोवल्स कितने हैं, 1 2 3, तो 3 का यूज होगा, और P का अपोजिट लेटर K है तो एट द रेट 3K, ऑप्शन नंबर 4 यहां पे राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द कोड फॉर बिहेवियर, व्हाट इज द कोड फॉर बिहेवियर। तो बिहेवियर में टोटल लेटर कितने हैं, 8, तो 8 के लिए एट द रेट यूज होगा। वोवल्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो एट द रेट के साथ 4 आएगा, और R का अपोजिट लेटर I होता है, तो एट द रेट 4I, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो ऐसे न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, अभी तक इतने पूछे नहीं गए हैं आरबीआई में, बट इन फ्यूचर पूछ लेगा, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर आपको करना चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन प्रॉपरली सोल्व करके दिखाऊंगा मशीन इनपुट आउटपुट का, इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे चीजें काम करती हैं। और मैंने PYQ लिया आरबीआई ग्रेड बी 2019 का, ठीक है। एक हिंट मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि अप्रोच कैसी काम करती है, ठीक है।
सारा सिलेबस हमें पढ़ना भी नहीं है यार, और सारा सिलेबस हम पढ़ भी नहीं पाएंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे पा रहा हूं कि कट ऑफ नहीं रुकेगी किसी कीमत पे। मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ कंसेप्ट सिखा रहा हूं, बस उनको फॉलो कर लेना, ठीक है। देखो क्या है, व्हेन ए वर्ड एंड नंबर अरेंजमेंट मशीन इज गिवन एन इनपुट लाइन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर, it arranges them following a particular rule. The following is an illustration in input and its rearrangement. All the numbers are 2 digit number. ये जितने नंबर हैं वो 2 digit नंबर हैं। देखो क्वेश्चन ऐसा होता है, ये हमारे पास एक इनपुट है, ये स्टेप दे रखे हैं, स्टेप 5 लास्ट स्टेप है। तो आपको क्या करना है, यहाँ लॉजिक ढूंढना है कि क्या लॉजिक लग रहा है, और फिर जो ये इनपुट है, इस इनपुट को आपको इसी लॉजिक्स के अकॉर्डिंग इन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है, और फिर जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर करना है। समझ रहे हो, ऐसा करना होता है। अब देखो यहां पे सबसे पहले लॉजिक कैसे ढूंढेंगे। देखो लॉजिक या तो लेफ्ट से होता है, या लॉजिक राइट से होता है, या लॉजिक लेफ्ट और राइट से होता है, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखना, चाहे लेफ्ट से हो, चाहे राइट से हो, चाहे लेफ्ट या राइट दोनों से हो, लॉजिक वर्ड पे भी हो सकता है, लॉजिक नंबर पे भी हो सकता है, और लॉजिक वर्ड और नंबर दोनों पे भी हो सकता है। यह चीज ध्यान रखनी है आपको। तो सबसे पहले क्या चेक करो, सबसे पहले इनपुट का राइट देखो। तो मैंने यहां देखा जो राइट में नंबर है, स्टेप 1 में भी वही नंबर है, जो यहां राइट में नंबर है वही नंबर है, राइट में नंबर है। तो लॉजिक राइट से नहीं है, लॉजिक सिर्फ लेफ्ट से है, क्योंकि लेफ्ट में चीजें सेम, नोट है यहां 10 है तो सेम नहीं है। तो लॉजिक सिर्फ कहां से है, लेफ्ट से। पहले चेक किया करो कि लेफ्ट से है, राइट से है। ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट और राइट दोनों से हो, तो यहां सिर्फ लेफ्ट से लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है, उसके लिए हमेशा लास्ट स्टेप पे जाओ। किस पे जाओ, लास्ट स्टेप पे। तो ये लास्ट स्टेप है, इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है, आ रहा है। देखो ये 2 नंबर हैं, फिर 2 वर्ड हैं, 2 नंबर हैं, 2 वर्ड हैं, 2 नंबर हैं। तो एक तो लॉजिक पता चल गया हमें कि जैसे स्टेप 1 में जो लॉजिक लगा है वो नंबर पे लगा है, इसलिए 2 नंबर एक साथ आए। यहां नहीं आए, फिर यहां 2 वर्ड आए, तो सेकंड में फिर वर्ड पे लॉजिक लगा होगा, फिर थर्ड में फिर 2 नंबर आ गए तो फिर नंबर पे लॉजिक लगा है, फिर फोर्थ में फिर वर्ड पे लॉजिक लगा है, ऐसे लगा है। अब ये भी पता चल रहा है कि ये 2 नंबर, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, यानी 2 नंबर लिए गए हैं, 2 नंबर, और वो सबसे छोटे उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में। देखो 10 फिर 21 फिर 28 और फिर 31 फिर 44 और 49। अब ये देखो आप लेटर या वर्ड देखो, अब वर्ड में भी आप देखोगे इनको टोटल नंबर ऑफ लेटर के बेस पे लिया है। देखो नोट में 3 लेटर हैं, बोल्ड में 4 लेटर हैं, कर्स में 5 लेटर है, हॉकी में 6 लेटर हैं। तो पहले नोट लिया, फिर बोल्ड लिया, फिर कर्स और हॉकी ली। अब ये लॉजिक सारे जो जितने हमने पढ़े हैं ना वो यही काम आएंगे ऐसे। ये लॉजिक फर्स्ट लेटर पे भी हो सकते हैं, हो सकता है अल्फाबेटिकली लगाया हो, समझ रहे हो ना, इस तरीके से भी दिए जा सकते हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है ना। तो यहां पे वर्ड को भी क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटर, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स के बेस पर असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, बात समझ में आई। तो ऐसे ही हमें भी लगाना है। चलो पूरा सोल्व करेंगे भाई आराम से। मैं आपको देखो एक एक स्टेप बता रहा हूं जो चीज हमने सोची है। देखो पहले स्टेप 1 क्या जाएगा, स्टेप 1 में क्या जाएगा भाई, जो सबसे छोटे नंबर है वो लेंगे। तो 11 है फिर 12 है, तो 11 लिखो पहले, फिर 12 लिखो, और बाकी सारे जितने जो भी एलिमेंट बच गए उनको सेम। जज, फिर आएगा 20, फिर आएगा गोन, फिर आएगा ईयर, फिर आएगा 17, फिर आएगा सिटिंग, फिर आएगा 34, फिर आएगा डिनर, फिर आएगा अरेंजेज, फिर आएगा 29। ठीक है, ये लिख लो। जज में 5 लेटर है, गोन में 4 लेटर है, ईयर में 3 लेटर है, सिटिंग में 7 लेटर है, डिनर में 6 लेटर है, और अरेंजेज में 8 लेटर है। अब बारी है स्टेप 2 में क्या लेने हैं हमें। स्टेप 2 में हमें लेने हैं वर्ड। तो वर्ड सबसे कम किस में, लेटर किस में कम है, ईयर में, फिर गोन में। तो पहले ईयर आएगा फिर गोन आएगा। ठीक है, तो ईयर और गोन आपने ले लिया, बाकी सारे जितने भी स्टेप 1 के अंदर एलिमेंट है उनको एज इट इज लिख दो। तो पहले 11 आया, फिर 12 आया, फिर जज आया, फिर 20 आया, फिर 17, फिर सिटिंग, फिर 34, फिर डिनर, फिर अरेंजेज, और फिर 29। ठीक है, अब
फिर से बारी किसकी है, नंबर की। तो दो नंबर 11 और 12 के अलावा छोटे, तो 17 और 20, तो 17 और 20 आएंगे। तो पहले 17 आया, ठीक है, फिर 20 आया भाई, ठीक है। फिर बाकी सारे एज इट इज, ईयर, गोन, 11, 12, जज, 17 और 20 आ चुके हैं। इनको पूरा लिखना जरूरी नहीं है, आप एक एक किसी भी हिंट डाल के लिख सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं यहां, अरेंजेज और 29। फिर किसकी बारी है, फिर बारी है वर्ड की। तो ईयर गोन के बाद ये तो ले लिया हमने, अब किसी में लेटर, जज में और डिनर में। तो पहले जज आएगा, फिर डिनर आएगा, तो जज और डिनर। तो जज और डिनर को छोड़ के स्टेप 3 के बाकी एलिमेंट लिख दो, 17, 20, ईयर, गोन, 11, 12, सिटिंग, 34, अरेंजेज, 29। अब नेक्स्ट स्टेप में किसकी बारी है, फिर से नंबर्स की बारी है। तो 17, 20 के बाद 29 और 34, तो 29 और 34, बाकी सब एज इट इज, जज, डिनर, 17, 20, ईयर, गोन, 11, 12, सिटिंग, अरेंजेज, ठीक है, यही बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में किसकी बारी है, लेटर्स की, वर्ड की। तो दो ही बचे हैं, सिटिंग और अरेंजेज। सिटिंग में 7 है, अरेंजेज में 8 है, तो पहले सिटिंग आएगा, सिटिंग, फिर अरेंजेज, और फिर बाकी सब एज इट इज, 29, 34, जज, डिनर, 17, 20, ईयर, गोन, 11, 12, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो फाइनल अरेंजमेंट बन जाएगी। तो टोटल जो गिवन, जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ 5 स्टेप बने थे तो यहाँ भी 5 स्टेप ही बनेंगे, वहां 5 स्टेप थे तो यहाँ 6 स्टेप बने। और बिल्कुल कैसे सोल्व करना है मैंने आपको बता दिया है, तो ये एक आइडिया मिल गया है, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन आपको करनी है यार, प्रैक्टिस आपको करनी है, नहीं करोगे तो फिर गलत होगा। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, जहां मर्जी से करो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन कैसे होते हैं इस पे बेस्ड, जैसे देखो यहाँ पे, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, कितने स्टेप्स की जरूरत है। तो यहाँ कितने स्टेप लगे, 6 स्टेप, ठीक है। तो 6 स्टेप आपके लगे इस पूरी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच वर्ड नंबर वुड बी एट द 5th प्लेस फ्रॉम द राइट इन स्टेप 4। अब आप कहोगे क्या सर सारे स्टेप बनाने जरूरी है, जरूरी है क्योंकि स्टेप्स पे क्वेश्चन है, स्टेप 4 की बात हो रही है, ये स्टेप 4 है। वो कह रहा है कि 5th प्लेस पे फ्रॉम द राइट, राइट से 1 2 3 4 5th पे कौन है, 12, तो 12 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो 24, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन जज एंड 34 इन स्टेप 2। स्टेप 2, ये स्टेप 2 है, ये जज है आपका, ये जज है, ये 34 है, तो ये 20 है सिटिंग, तो मिडल में तो जज और 34 के मिडल में तो 17 है, तो 17, ठीक है। वो कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट, तो कितने एलिमेंट है जज और 34 के बीच में, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ सिटिंग इन स्टेप 5। स्टेप 5 की बात हो रही है, सिटिंग की पोजीशन क्या है, राइट से सेकंड है, तो राइट से सेकंड है, तो सेकंड फ्रॉम द राइट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। और ये एक आरबीआई ग्रेड बी 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप सबको सोल्व करना है भाई, इसमें क्या लॉजिक यूज हो रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैं एग्जाम का लेवल दे के जा रहा हूं होमवर्क के लिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। तो इसके आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अब जिस भी बच्चे ने पूरा लेक्चर देखा है उसको समझ में आ गया होगा, तो वो कमेंट पक्का करेगा। और आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा सही है कि गलत है, यहां पे मैंने इसका सॉल्यूशन दे दिया है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने इसका सॉल्यूशन दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे पहले इसको सोल्व करो, ये इनपुट है, और फिर मैंने इसका सॉल्यूशन आपको यहां पे प्रोवाइड कर दिया है। मेरी हैंडराइटिंग है, देखो मैंने बिल्कुल कितनी मेहनत की आप लोगों के लिए, अभी लिख के बनाया है, ठीक है। और ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, इन सब का आंसर आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। अब थोड़ा सा 1 मिनट और मेरी बात सुन लीजिएगा कि देखो मैंने भरपूर कोशिश की है
कोडिंग एंड डिकोडिंग में, मशीन इनपुट आउटपुट में क्या बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे लॉजिक बनेंगे, कैसे चेक करना है, आज तक जितने PYQ आए हैं वो कैसे आए हैं, सारा हिंट दे दिया। लेकिन अब आपकी बारी है, आपको एग्जीक्यूट करना है। अगर आपने ये चीज़ें सीख के सिर्फ वीडियो देख के छोड़ दी, उसका कोई फायदा नहीं है भाई। क्वेश्चन ढूंढो, कहाँ मर्जी से प्रैक्टिस करो। अगर आप हमारे कोर्सेज में हैं तो वहाँ क्विजीज करो, और अगर आप कहीं आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। बिना एग्जीक्यूशन के देख के 2 दिन में दिमाग से निकल जाएंगी चीज़ें, कोई फायदा नहीं है। अपने आप से धोखा कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को चीट मत करो। ठीक है, 2 महीने आपके एग्जाम में है, 2 महीने से भी कम टाइम बचा है। ठीक है, 1 वीक कम ही बचा है, तो सच्चे मन से मेहनत करो। नहीं करनी चाहे बिल्कुल छोड़ दो, फिर ये वीडियोस भी मत देखो, फिर क्यों घंटे बर्बाद करने, इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो। लेकिन अगर करने की चाह है तो फिर देखो जरूर, और फिर एग्जीक्यूट भी करो। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि ये लेक्चर आपको अच्छे लग रहे होंगे। 3 लेक्चर रीजनिंग के आ चुके हैं, 3 क्वांट के आ चुके हैं, और अगर आपने कहीं से पढ़ा भी है ना, तब भी ये लेक्चर देखो। आपको एक एग्जाम लेवल की एक अलग ही फील मिलेगी। आपको प्रैक्टिस पर्पज से यूज करो इन वीडियोस को। ठीक है, और मुझे कमेंट करके पक्का बताओ कि ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे एक कमेंट करके जो होमवर्क क्वेश्चन दिए उनका आंसर भी बताएंगे, और ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं ये भी बताएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।